जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मैथमेटिक्स की जो गणित की पेडागॉजी आती है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स सुपर टेट, बैंकिंग और सी टेट, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं। और ऐसे ही जो मैथमेटिक्स के जो पेडागॉजी है वो आप स्टडी करने के लिए आप हमारे चैनल के अंत तक बने रहिए। तो आइए देखें, बात करते हैं। तो सबसे देखें, पहले यहाँ पर मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है और ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ए का क्या मान होगा, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। यदि यहाँ पर लिख रहा है कि क्यूब रूट है यहाँ पर 500 इंटू क्यूब रूट ऑफ -3456 यानी 3456 इज इक्वल टू 40 इंटू ए सत्य है। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि अगर ए की वो कौन सी वैल्यू होगी जो लेफ़्ट और राइट को इक्वल करेगी। तो देखें, इसको जो मोस्टली है इसका सिंप्लीफिकेशन अगर देखें तो यहाँ पर ये जो सी वाला जो वैल्यू है यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, यानी सी की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। तो देखें इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर क्यूब लिखा हुआ है तो ये दोनों वैल्यू जो यहाँ पर है तो दोनों पक्षों का क्या करना है, क्यूब कर देना है। क्यूब किया, देखें ये 40 है, 40 का राइट साइड में 3 टाइम्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई ए क्यूब हो जाएगा और इधर देखें क्यूब रूट ये हट जाएगा। और बस कुछ नहीं करना है, ये 40 इंटू 40 40 इंटू 40 ये 3 टाइम्स है, इसका डिवीजन कर देना है। और देखें यहाँ पर सिंपली आपको ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 27 आ जाएगी, माइनस का 27 और इसका आपको क्यूब ले लेना। क्यूब लेंगे तो 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, -27 होगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पर -3 आ जाएगी। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन है। आप इसको चाहें तो वो इसी तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसका जो PDF है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि ए क्यूब इज इक्वल टू -27 लास्ट में आ गया और ए की वैल्यू आ जाएगी -3। तो इस वजह से इसके 3 है। अगर आप यहाँ पर 3 रखेंगे तो लेफ्ट और राइट यहाँ पर इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये देखें, दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ये लिख रहा है m का वह मान जबकि इसके लिए, यानी m की वो वैल्यू देखें, लेफ्ट 2y9 टू द पावर 3 4y81 टू द पावर -6 इज इक्वल टू 2y9 टू पावर 2m-1। तो ये याद रखिए, जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज है तो इसका जो वैल्यू है देखें ये कब इक्वल होगा, किस के वैल्यू के लिए। तो इसको विशेष याद रखिए, इसकी जो वैल्यू है वो बी वाला ऑप्शन सही होगा। कैसे, देखिए इसको अगर सॉल्यूशन इसका देखें कैसे इसको सॉल्व करना, तो लॉज ऑफ एंटीसिस से लगेगा। यहाँ पर देखिए तो पावर से यहाँ पर कंपेयरिंग करने का है। तो इसका जो सोल्यूशन लेकर 2y9 3 पावर 3 और 4y81 लिखा है, इसको लिख सकते हैं 2y9 टू द पावर 2 और होल पावर -6 ऑलरेडी है तो -6 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये 12 हो जाएगा। और ये देखें बेस यहाँ पर सेम हो गया लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। और पावर्स की कंपेयर कर देंगे यहाँ से तो m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -4। तो इसी वजह से बी यहाँ पर जो ऑप्शन है बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें यह याद रखना है कि बेस सेम करके और पावर्स को कंपेयर कर देना है। बस पावर्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिया 3 माइनस जो 12 लिखा इज इक्वल टू 2m-1। इसको सॉल्व कर देंगे, ये देखें लिखा तो ये आ जाएगा -9 इज इक्वल टू 2m-1 और ये 2m इज इक्वल टू 10 आ जाए, ये इधर पहुँच जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, और 2 से डिवाइड कर देंगे -4 आ जाएगा। तो इसी वजह से देखें इसे सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपके पास यहाँ पर 3। तो मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू दे रहा है। देखिए x इज इक्वल टू 597 10 टू पावर 22 प्लस 73.5 10 टू पावर 21। जबकि यहाँ पर देखें x को मानक रूप में व्यक्त किया जाए, यानी इस फॉर्म में आपको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले देखें इसका जो वैल्यू गिवन है, इसको क्या करेंगे,
तो वैल्यू जो गिवन है यहाँ पर आप देखें, अगर हम इसको 24 रख देंगे, इसको सॉल्व करें, x इज इक्वल टू 597 10 टू पावर 22 और प्लस यहाँ पर 73.5 10 टू पावर 21। इसको आप एक बार क्या करिए, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए 21 कॉमन लेके इसको जब ऐड करेंगे तो ये देखें इस तरीके से यहाँ पर 24 आंसर आएगा, यानी x की वैल्यू। तो देखें इसको सॉल्व भी किया गया x का, ये देखें यहाँ पर कॉमन वैल्यू ले लिया गया, 22 बना दिया गया, ठीक है, और 2 दिस बाद डेसिमल 10 टू पावर 24 हो गया। अब ये इसी फॉर्म में स्टैंडर्ड है, क्योंकि 10 टू पावर m लिखा तो पावर से यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, सारी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर मैच कर रही हैं तो पावर से यहाँ पर कंपेयर कर देंगे तो m इक्वल टू 24 हो जाएगा। इसी तरीके बहुत आसान क्वेश्चन है। देखें अभी हम लाइव बोर्ड जिस समय चलाएँगे उस समय आप इसका हम सोल्यूशन बेस्ट, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको और भी बेस्ट मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए यहाँ पर यदि 2m माइनस 1 अपॉन 2m इज इक्वल टू 2, जहाँ m 0 नहीं है तब m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16m स्क्वायर का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू इसको कैलकुलेट करने के लिए आप विशेष याद रखिए इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, बिना कैलकुलेट करके आप इसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, हालांकि इसका आंसर जो है यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी 3/2, यानी 1 राइट एंड 1/2, 1 एंड 1/2, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ देखिए 2 कॉमन ले लिया है, इसको सॉल्यूशन करने के लिए 2 कॉमन ले लिया गया है। इसके बाद देखें होल स्क्वायर बना दिया गया है, दोनों वर्ग ले लिया गया है, यानी होल स्क्वायर बना के इसको सॉल्व कर दिया गया है। ये देखें वैल्यू आ गई, इसको सिंप्लीफाई किया गया, m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16m स्क्वायर माइनस 2m, और ये देखें m से m कैंसिल हो जाएगा तो m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16m स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1/2। तो ये आ जाएगा इस तरीके से, ये आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। तो इसका और क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट, ठीक है। इसी की वजह से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए ये दिया गया 5th नंबर, x टू द पावर 4 प्लस 4 का एक गुणनखंड है। तो इसके लिए इसका एक जो फैक्टर है, फैक्टर्स पूछ रहा है, इसका कौन सा फैक्टर होगा ये आपको पता करना है। तो कौन सा फैक्टर होगा, ये इसके फैक्टर करने के लिए देखें यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो इसका फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, इसके 2 फैक्टर्स आएंगे, इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। देखिए यहाँ पर निकालने के लिए लिख रखे, यानी लिख रहा है कि x टू दी पावर 4 प्लस 4, इसके फैक्टर्स कर दिए गए, ये देखें आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से केवल फैक्टर्स, आपको जो फैक्टर मैच करेगा इसके जो फैक्टर करेंगे वो इसमें एक फैक्टर आ जाएगा, एक फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए इसी तरीके से 5 प्रेक्षण किए गए हैं, यानी प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन किए गए x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 का माध्य है, माध्य 11 है। प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य होगा। तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का जो माध्य निकालने के लिए यहाँ पर देखिए यानी 5 का दिया गया, तो फिर इसके लिए कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे, यानी सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। तो इज इक्वल टू मात्र दिया हुआ है 11, तो इसको देखें x की वैल्यू निकल आएगी। जब x की निकल आएगी तो x की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर देखें 3 का निकाल लेंगे, 3 का फर्स्ट 3 को ऐड करके और 3 से डिवाइड दे देंगे, ये देखें यहाँ पर किए गए हैं, तो 9 आ जाएगा इसी तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 वाला 9, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत ही आसान है, इसका क्या है बेसिक फार्मूला है कि अगर किसी का माध्य निकालते हैं या एवरेज निकालते हैं तो फार्मूला उसके लिए क्या है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर इज इक्वल टू एवरेज, यानी माध्य, ठीक है। तो ये तो बेसिक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोग कर सकते हैं, बस फार्मूले आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ आपको बता दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब कोई हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी टेट का प्राइमरी के लेवल का है या सेकेंड या जूनियर लेवल का है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक थैले में 5 लाल कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं और 3 कंचे नीले हैं। सभी कंचे रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसे हैं, अर्थात सर्वसम हैं। थैले में से बिना इसमें देखे एक कंचा बाहर निकाला जाता है। मान लेते हैं एक थैले में लाल, हरे, नीले ये कंचे मिला दिए गए हैं और इनकी संख्या 5 4 3 है, ठीक है, और इसको मिला दिया, बिना देखे इसमें
हाथ डाला गया बैग में, यह हरे कंचे रंग का नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। यानी कंचा हरा नहीं है और कुछ भी आ जाए। तो देखिए टोटल कंचे कितने हो गए, टोटल कंचे हो गए 12 और हरे रंग का नहीं होना चाहिए, यानी चार जो हरे रंग के हैं वो नहीं होना चाहिए। 8/12 आ जाएगा इसका, इसको कैंसिल कर देंगे तो 8/12 का मतलब 4 से कैंसिल हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। बस ये देखें, इसमें इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कितना, 2/3। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। हमने आपको बता दिया है कि जो डी ऑप्शन है उसी के आधार पर आप करिएगा। ठीक है, टोटल कंचे जोड़ लेंगे, टोटल लाल हरे और नीले, तो 12 हो गया। अब आपको हरे रंग का कंचा 4 है वो नहीं चाहिए, हमें किन चाहिए, 5 में से लाल आ जाए या नीले आ जाए। तो 5 और 3 को जोड़ देंगे 8। तो नंबर ऑफ फेवरेबल, एक प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या होगी कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो 8/12 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो डी ऑप्शन आ जाएगा 2/3। ठीक है, इसकी प्रायिकता ये समझने, ये C1 वाला ये इसका एक्सप्लेनेशन बेस्ट नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट दे दिया गया है, तो इस तरीके से करिए। तो इसके बाद देखें क्वेश्चन नेक्स्ट है, AB क्रॉस BA इज इक्वल टू BCD, जहाँ ABCR केवल एक ही अंक को प्रदर्शित करते हैं। A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, तब यानी ABC ये तीनों इक्वल नहीं है, तब A + B + C का वैल्यू निकालना है। तो इसकी वैल्यू अगर निकालने के लिए अगर बात करें तो सबसे पहले आपको ऐसी वैल्यू सिलेक्शन इसमें देखना पड़ेगा। ये जो दे रहे हैं A + B के, तो इसको कैसे करते हैं तो थोड़ा इसको देखते हैं। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर A + B + C, यानी C ऑप्शन सही होगा। देखिए कैसे सही होगा, देखिए यहाँ पर A इज इक्वल टू 2 ले लिया, B इज इक्वल टू 3, C इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखें AB यानी 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तीनों इक्वल नहीं है वैल्यू, तो इस वजह से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ तक 36 आ गया। इसके बाद कह रहा है, ठीक है, तो ये हो गया B² A², यानी ये वैल्यू तीनों इक्वल नहीं है, तो इस वजह से सबको जोड़ देंगे, ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो इसको जोड़ देना है, यानी 4 3 7 7 2 9, यानी ABC की वैल्यू को जोड़ देना है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिख रहा है X Y Z क्रमशः किसी बहुफलक के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। जो किसी बहुफलक का मतलब जैसे क्यूबॉइड वगैरह है ना, या क्यूब है, इस तरीके से शीर्षों और किनारों की संख्या, उसमें किनार क्या होते हैं, सरफेस होते हैं और वर्टिसेस होते हैं और किनारे भी होते हैं। ठीक है, जो साइड्स होती हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि इसके लिए किनारों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं कौन, X Y Z। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है, सत्य आपको पता करना है। तो इसके लिए देखें एक फार्मूला यहाँ पर है, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो हालांकि इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही होगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पर दिया किसी बहुफलक में फलक, किनारे तथा शीर्ष के संबंध ये होता है। तो ये फार्मूला जो यहाँ पर दिया हुआ है, फलकों प्लस शीर्षों माइनस किनारों की संख्या इज इक्वल टू 2, तो ये हमेशा इसमें वैल्यू आपको रख देना है। जहाँ पर क्या है, फलकों की संख्या कितनी है X और शीर्षों की संख्या Y है और किनारों की संख्या Z है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दिया। देखें X + Y - Z = 2, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा X - 2 और ये Y, ठीक है, -2 और Z - Y, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें यहाँ पर क्वेश्चन ये इस तरीके से, ये प्रतिशत से रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रवि ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 1500 रुपये में खरीदा, यानी 2 वस्तुएं रवि खरीद के लाया 1500 में। उसने एक वस्तु को 6% लाभ पर तथा दूसरी को 4% हानि पर बेच दिया। अब भैया ये देखो खरीदा है, यहाँ क्रय मूल्य पता ही है, ठीक है, 100 रुपये पे 6% लाभ होता है, तो 1500 पे कितना होगा, तो 15 × 6 = 90 रुपये लाभ हो गया, और 4% हानि, तो दूसरी 15 × 60। ठीक है, तो यहाँ सिंपली है कि 100 रुपये पे 4% की हानि होती है, तो 1500 पे कितने की हानि होगी। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट अगर ऐसे ही करना चाहें तो यहाँ 1% का इसमें प्रॉफिट होगा। देखिए कैसे, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, लेकिन देखें अच्छा एक्सप्लेनेशन। तो 4% हानि होती है, 15 × 60 यानी 60 रुपये उसके क्या होगी हानि, तो इसमें प्रॉफिट कितना होगा, 90 - आप
90 माइनस 60 करेंगे 30 बचेगा। अब 30 ये लाभ आ गया यानी प्रॉफिट आ गया 30। अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है 3000 हो जाएगी। अब इसमें जो प्रतिशत लाभ होता है वो प्रतिशत लाभ इज इक्वल टू होता है लाभ इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी 3000। तो देखें वही यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है इसी तरीके से। तो इसका देखिए ये 30 लास्ट वाले में देखें प्रतिशत लाभ इज इक्वल टू 30 अपॉन 100 अपॉन 3000। तो यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करके 1% इसको क्या हो गया लाभ हो गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको चाहें तो आप ब्रेन में यूटिलाइज कर सकते हैं, बशर्ते आपको इससे रिलेटेड जो फार्मूले हैं, जिन स्टूडेंट्स ने इसके बेसिक फार्मूले नहीं पढ़े हैं वो हमारे वेबसाइट यानी हमारे चैनल पे जाएं और बीटा ऑनलाइन एकेडमी पर आप चैनल पर जाके आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस तरीके से इसको होल्ड किया गया है। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित 11 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके से पूछे जाते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किस स्थिति में चतुर्भुज यानी ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है की रचना संभव नहीं है। रचना संभव, अब क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करें तो क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के चारों जो कोण होते हैं, एंगल्स होते हैं, वो क्या होते हैं 360 डिग्री होना चाहिए। 360 से अगर ज़्यादा हो गया तो वो चतुर्भुज होगा ही नहीं, यानी क्वाड्रिलेटरल संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें पहला वाला तो संभव हो जाएगा क्योंकि साइड है तो बना सकते हैं 4 भुजाओं से। दूसरा वाला भी यहाँ पर बन जाएगा, ऐड करें एंगल्स हो जाएगा। सी वाला जो सी ऑप्शन है उसमें भी बन जाएगा। जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में देखें अगर हम एंगल्स को ऐड करें, एंगल्स अगर आप ऐड कर देंगे तो ये देखें 150 और 140 और 75, तो ये 360 से ज़्यादा पहुंच जाएगा यानी 365 हो जाएगा। तो ये संभव नहीं है, यानी डी वाला ऑप्शन क्या होगा सही है, यानी डी ऑप्शन वाले से कोई भी चतुर्भुज का निर्माण संभव नहीं है, रचना नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन ये इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिए। कॉन्सेप्ट इसमें हमने अप्लाई किया है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, इससे अधिक नहीं होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें यहाँ पर इसी तरीके से क्वेश्चन है, मान लीजिए x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है। देखिए पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं जैसे मान लेते हैं पूरक कोण, एक कोण 45 डिग्री का है तो दूसरा भी 45 का होगा पूरक, ठीक है। तो इसको पूरक बोलते हैं, यानी दोनों का सम 90 होना चाहिए। 90 से अगर ज़्यादा होगा तो वो फिर पूरक नहीं होगा। तो यहाँ एक 45 का होगा तो दूसरा भी 45 पूरक का होगा। और एक ऐसा कोण बाई एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक, अब संपूरक क्या होता है, दो कोण ऐसे संपूरक होंगे जिनका योग क्या होगा 180 हो, तो वही यहाँ पर लिख रहा है। तो x की वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिएगा 45 और y की वैल्यू 90 रख दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, बस इसका आंसर रिक्वायर्ड तुरंत आप आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। बस आपको x इज इक्वल टू रख देना है इसमें, ठीक है, x इक्वल टू 45 रख देना है और y इज इक्वल टू 90 रख देंगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 360 आ जाएगा। बस ये देखें एक्सप्लेनेशन सेम ऐसा ही दिया है, तो इसको जरूर नहीं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें यदि एक समबाहुभुज है, प्रत्येक अंतःकोण का मान 108 डिग्री है, तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। अब देखिए इसके अंतःकोण का मान कितना है 108 डिग्री। अब इसमें 108 डिग्री में क्या करना है आपको, 108 डिग्री यानी इसमें जो पेंटागन इस तरीके से बनेगा। जो पेंटागन कैसे बनेगा, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि 100 जो अंतःकोण दिया गया है 108 डिग्री का, अब एक्सटर्नल कोण अगर निकालेंगे तो 180 से हमें, क्योंकि वो लीनियर एंगल हो जाएगा, तो 180 से 108 डिग्री माइनस कर देंगे 72। अब 72 का और सेंटर पे जो 360 एंगल बन रहा है उसमें डिवाइड दे देंगे। जब डिवाइड दे देंगे 72 का तो 5 आ जाएगा, तो 5 यहाँ पर पेंटागन्स बनेगा यानी पंचभुज बनेगा, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएगी, भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 5, तो 5 पहला ऑप्शन में सही है, तो इसको करेक्ट कर देंगे। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें BD 40 सेंटीमीटर, सम्मुख शीर्षों BD पर खींचे गए लंबों की संख्या
लंबों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो एक ABCD चतुर्भुज है तो उसके एक BD डायगोनल है। तो इसका देखें एक्सप्लेनेशन, अगर देखें इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो 4 ऑप्शन में के अगर निकालेंगे इसका कैलकुलेट करके तो 560 आएगा, यानी सी वाला सही है। कैसे सही है देखें, यहाँ पर एक फिगर बना के दिया गया है, ये एक्सप्लेनेशन। BD जो डायगोनल है इस पे A और C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इस पर क्या है, एक फार्मूला अप्लाई करेंगे कि BD यानी जो 40 सेंटीमीटर है, BD क्या है, एक डायगोनल है 40 सेंटीमीटर, तो 40 इसका एक फार्मूला अप्लाई कर देंगे, एक डायगोनल और परपेंडिकुलर हाइट और अपॉन 2। तो इसका अपॉन 2 कर देना, यानी 40 और 12 का मल्टीप्लाई अपॉन 2 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। और 40 इंटू 16 और डिवाइड बाई 2, इन दोनों को किया इसको देखें सॉल्व कर दिया गया, दोनों को जोड़ दिया गया, 5 इतना आ गया। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें फार्मूला वही अप्लाई किया गया है कि डायगोनल और परपेंडिकुलर हाइट का मल्टीप्लाई करके 200 डिवाइड दे देना, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगे वाला क्वेश्चन। कागज़ की 2 सीटें ली गई जिसका माप 22 सेंटीमीटर इतने सेंटीमीटर है, ठीक है। प्रत्येक सीट से एक बेलन बनाया गया जिसमें एक की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है और दूसरे की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। उनके आयतनों यानी उसका जो वॉल्यूम है में अंतर क्या होगा। तो अंतर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, एक तो 0, 3, 16, 216 और 294। तो इसमें कौन ऑप्शन है। सबसे पहले देखें यहाँ से बेलन बनाया गया, तो बेलन का हमें सबसे पहले रेडियस नहीं पता है लेकिन उसका माप पता है, यानी बेलन का क्या दिया गया है, सबसे पहले उसका मेजरमेंट दिया गया जिसकी लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पर जो बेलन बनाया गया है, ठीक है, तो बेलन क्या होता है कि जो 22 सेंटीमीटर है उसको हमने सर्कुलेट कर दिया गया, एक बेलन बना दिया गया। तो सरकमफ्रेंस यहाँ पर कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ का एक्सप्लेनेशन देख लें, हालांकि इसका डी ऑप्शन सही होगा। देखिए कैसे इसको 2πr1 यानी पहले R1 जो है पहले के लिए, तो 2πr का 28 में डिवाइड दे देंगे तो ये R1 इज इक्वल टू 14/π हो जाएगा, ठीक है। दूसरे सीट से बने बेलन की ऊंचाई ये देगा। तो इसके बाद दूसरे जो 22 सेंटीमीटर दे रहा है क्या, उसकी सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो 2πr2 इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, इसका 11r2 की वैल्यू आ गई। अब इसका बेलन का फार्मूला का अप्लाई कर देंगे, πr1 स्क्वायर h1 माइनस πr2 स्क्वायर h2। अब इसमें r1 r2 की वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे। ये देखें पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको याद रखेंगे। तो 294 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा अंतर, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद है देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में तार के 2 टुकड़े हैं और प्रत्येक की लंबाई 5024 सेंटीमीटर तथा तार के एक टुकड़े से एक वर्ग तथा दूसरे से एक वृत्त बनाया गया। अब देखिए प्रत्येक तार की 2 टुकड़े हैं और प्रत्येक लंबाई दोनों की सेम है, तो इसका मतलब जो सरकमफ्रेंस है दोनों की सेम है। तो एक में हमें वर्ग, जो वर्ग बनाया गया है यानी स्क्वायर, उसका क्या करना है हमें, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, अगर x क्या उसकी साइड है, और 2πr इज इक्वल टू 5024 यानी उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल, वहाँ से रेडियस पता लग जाएगी। तो देखें यहाँ पर ये भी किया गया है, ये देखें 4a इज इक्वल टू 5024 और a की वैल्यू निकाल लिया गया। वर्ग की भुजा आ गई कितनी, साइड आ गई 1256 और वृत्त की परिधि दे रहे हैं 2πr इज इक्वल टू 5024, आर की वैल्यू यहाँ से इतनी आ जाएगी। तो इसमें क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात में पूछ रहा है, तो दोनों को क्या करना है, रेशियो यानी डिवाइड दे देना, वर्ग का क्षेत्रफल अपॉन वृत्त का क्षेत्रफल, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो π/4 आ जाएगा, यानी π/4 आएगा। तो 5 पाई रेशियो π/4 आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद देखें यहाँ पर क्वेश्चन, अब यहाँ से पैडागोजी के क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं, यानी लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकली सॉल्व करना रहता है। इसके बाद जो है पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स की। तो देखिए, अनीसा और अमित कक्षा 7th में पढ़ते हैं। अनीसा ने अमित को कहा कि यदि उनकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित के अंकों में 5 की वृद्धि की जाए तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। उसने आगे यह भी कहा कि यह सभी संख्याओं के लिए सही होगा। अमित इससे सहमत नहीं हुआ और अनीसा ने 5 के स्थान पर संख्या n लेकर इसे सिद्ध किया। अनीसा ने उपयोग किया। हाँ, तो यानी देखिए इसमें क्या होगा कि जब हम कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू को लेके यानी सपोज करके और उसमें कुछ ये के परिणाम की ओर हम चलते हैं, तो वहाँ पर पहला ऑप्शन में देखें क्या कौन सी विधि का उसने यूज़ किया है, आगमनिक तर्क का, आंकलन का, निगमनिक तर्क का, सामान्य ज्ञान का। तो उसने जो है यहाँ पर सी यानी निगमनिक तर्क का, ठीक है, निगमन जो विधि होती है उसका इसने यूटिलाइज किया है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उसने वैल्यू सपोज करके सिद्ध करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन देखें करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखें ये दिया है। इसका एक्सप्लेनेशन, अनीसा ने प्रस्तुत प्रश्नों में निगमात्मक तर्क का प्रयोग किया। निगमन तत्व के अंतर्गत हम ज्ञात तथ्यों के आधार पर जनरलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं, जिसे तर्कों के सिद्ध किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी पर आधारित खेलों जिनमें संख्याओं के गुणनखंड या द्विआयामी आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना आदि होता है, इनका प्रयोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 18 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स की पेडागोजी है। तो इसको देखें, यहाँ पर 4 इसमें ऑप्शन दिए गए। एक बार क्वेश्चन, तकनीकी पर आधारित खेल हैं जिसमें संख्याओं के गुणनखंड या द्विआयामी आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना आदि होता है, इनका प्रयोग विद्यार्थियों की संख्यात्मक दक्षता और परिकलन दक्षता को बढ़ाता है। बी है, विद्यार्थियों को गणित की प्रयोगशाला में व्यक्त करने में शिक्षक की सहायता करता है। विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझने की क्षमता में वृद्धि करता है ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, परीक्षण, निष्कर्ष करने के कुशल हो जाए। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के गणित प्रश्नों का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे अवधारणाओं को समझने की क्षमता में वृद्धि करना, सी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर देखें आपसे द्विआयामी यानी सबसे ज़्यादा उसमें क्या होता ये दिया हुआ है। आकृतियों की सहायता से तकनीकी खेलों द्वारा स्वयं सीखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली जिसमें वह स्वयं परीक्षण करके निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यामिति देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यामिति में उपपत्ति लिखना संकेत करता है द्विस्तरावी तालिका को जिसमें अपग्रित और निगमन है, किसी आकृति को खींचने के पद को, कथन के तर्क या औचित्य को, ज्यामिति प्रश्न के वर्णन को। कथन के तर्क या औचित्य को, ज्यामिति में जो उपपत्ति होती है उसका कथन का जो तर्क होता है उसके आधार पर उसको लिखना रहता है, ठीक है। जो इसकी प्रूफिंग होती है उसके तर्कों के आधार पर औचित्य को हम उसकी लिखते हैं। तो यहाँ में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखें इसमें 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो देखते हैं क्या है। 2 पूरक कोण है। अब देखिए 2 पूरक कोण है 2:3 के अनुपात में, उनको ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्या है कि इनको ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। कक्षा 7th की NCERT की पाठ्यपुस्तक के उपरोक्त प्रश्न का संदर्भ है कि यह निम्न श्रेणी का विचार है क्योंकि यह स्मरण ज्ञान पर आधारित है। तो इसमें क्या करना है, कक्षा 8 की NCERT की पाठ्यपुस्तक के उपरोक्त प्रश्न का संदर्भ यह है, तो संदर्भ इसका देखना है कि इस संदर्भ पर उच्चतर श्रेणी का विचार है क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि वह जानकारी से चित्र की रचना की जाए। निम्न श्रेणी का विचार है क्योंकि यह जानकारी का प्रत्यक्ष स्थिति में प्रयोग करने पर आधारित है। तो उच्चतर श्रेणी का विचार है क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए, विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। तो वांछित जानकारी प्राप्त की जाए तो इसका मतलब क्या है कि इसमें वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 पूरक कोण बोल रहे हैं
तो उच्चतर श्रेणी का विचार, क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए, प्रयोग में वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। तो दैट विल बी द, मुझे ये डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 21, सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 हो। देखिए, जो परिमेय संख्याएं होती हैं, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखी जाती हैं, ठीक है, और क्यू जीरो नहीं होता है, पी और क्यू क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं, यानी पूर्णांक होते हैं। तो परिमेय संख्या जैसे √2 है, √2 का अगर स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, तो √2 तो क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको सिद्ध किया जाए, तो जिसका वर्ग 2 है। प्रत्यक्ष उत्पत्ति है पहला ऑप्शन, प्रति स्थिति द्वारा उत्पत्ति है, विरोध द्वारा उत्पत्ति है, प्रत्यादि। तो देखिए, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं परिमेय, जो इरेशनल नंबर्स होती हैं, यानी अपरिमेय संख्या होती हैं, उनको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम, कंट्राडिक्शन का यूज़ करते हैं। तो कंट्राडिक्शन का मतलब विरोधाभास, तो यहाँ सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। विरोधाभास ये मेथड मतलब दूसरा अपोजिट लेके चलते हैं तब ये प्रूफ होते हैं। ठीक है, तो आपको मैथ के जो लेक्चर्स हैं हम उसमें रेशनल इरेशनल पर चर्चा करेंगे, तो वो हमारा आप नेक्स्ट वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको बोल रहा है विरोध द्वारा उत्पत्ति करना। ठीक है, इसको कंट्राडिक्शन मेथड भी कभी कभी लिखा मिलता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समेत विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होगा। यह कथन क्या है? तो इसको अगर देखा जाए, जो 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रमेय होगी, परिभाषा होगा, साध्य होगा, अपगृहित होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, जो 22 नंबर में है, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। तो ये क्या होगी, एक प्रूफ थ्योरम होगी। तो इस तरीके से इसका नहीं इसमें देखते हैं, इसमें लिख रहा है यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समेत विभाजित करते हैं, ठीक है, तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो एक ये साध्य है, देखें इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह एक साध्य कथन है। इसका आशय यह है कि इस प्रकार के चतुर्भुज निर्माण में विकर्णों में ऐसी उत्पत्ति प्रूफ दर्शित होती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नहीं, प्रमेय नहीं। प्रमेय में क्या होता है, हम प्रूफ करते हैं, इसका ये साध्य है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरीके से ये पेडागोजी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में प्रदर्श उल्लेख नहीं करता है दो चरों के मध्य संबंध को समीकरण में व्यक्त करना, संख्या श्रेणी को ज्यामितीय प्रतिरूप में व्यक्त करना, एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना, दिए गए आंकड़ों को आलेख द्वारा व्यक्त करना। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं, इसमें 4 ऑप्शन हैं, और जो स्टूडेंट्स काफ़ी स्टडी किए हैं मैथ से रिलेटेड, तो वो इसका आंसर फाइंड कर चुके होंगे। तो इसी पर देखें, यहाँ पर है कि दो चरों के मध्य संबंध को समीकरण में व्यक्त करना, संख्या श्रेणी को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना, एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गणित में प्रदर्श उल्लेख जो होते हैं, एक महत्वपूर्ण जानकारी ज्यामितीय परिणाम को प्रमेय में दर्शाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इस वजह से इसका एक्सप्लेनेशन आप खुद आप यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा देखते हैं। कक्षा 8 की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पुस्तक है प्रश्नदर्शिका में 5वीं इकाई चतुर्भुजों को समझाना और ज्यामितीय प्रयोग के अंत में बहुत सारे क्रियाकलाप जैसे कि चौपड़ की रचना करना, यानी चौपड़ का मतलब है 4 कोने वाला, चीनी पहेली की रचना इत्यादि दिए हुए हैं। इस प्रकार के कार्यों के उद्देश्यों से एक उद्देश्य सहायता करना, दृष्टि वाले शिक्षार्थियों को केवल अपनी विश्लेषणात्मक कला को सुधारने में, सभी विद्यार्थियों को अपनी विभिन्न विधा शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में, गतिबोध करने वाले शिक्षार्थियों को केवल अपने दृश्य विचार कौशलों में सुधार करने में। डी ऑप्शन यहाँ पर श्रोतागत शिक्षार्थियों को केवल अपनी सृजनात्मक कला को सुधारने में। जो ऐसे क्वेश्चन हैं, इसको क्वेश्चंस को बहुत ही डीपली आपको स्टडी करना पड़ेगा, देखिए तब आपको इसको आंसर फाइंड कर पाएंगे। तो सभी विद्यार्थियों को अपनी विभिन्न विधा शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में। तो जो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पलर होते हैं, तो उनसे क्या है, चौपड़ की रचना करना, तो उनको क्या है,
उसमें विधा शैली होती है स्थानिक उसको सुधार करने में। तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इसका देखें एक्सप्लेनेशन भी दिया है तो आप समझ लीजिएगा। तो वीडियो लॉन्ग हो रहा है इस वजह से। 25 नंबर का क्वेश्चन देखें हैं, यानी 25 नंबर क्वेश्चन है, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अब सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, देखिए सही कौन से हैं ये आपको पहले फाइंड करना। तो वे अन्वेषण कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं, बिल्कुल ठीक है। वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, भाई गणित में अंक प्राप्त करना इतना आसान तो है नहीं, तो यही बी वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा। वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, ये भी सही है। वे अंतर विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो बी वाला ऑप्शन है वो आसान नहीं है, इस वजह से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पर देखें 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसका देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है, कौन सा उपयुक्त नहीं है। ठीक है, परियोजना, जैसे हम किसी पर आंकड़े बनाते हैं तो उसकी परियोजना बनाते हैं। समाचार पत्र भी हम आंकड़ों पर प्रेजेंट कर सकते हैं, सर्वेक्षण भी हम आंकड़ों पर करते हैं। लेकिन वाद विवाद जो प्रतियोगिता वगैरह होती है उसको आंकड़ों पर प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किस व्यक्ति ने कितना वाद विवाद किया ये आंकड़ों पर नहीं होता है। तो इस वजह से इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन जो सही नहीं है, कह रहे उपयुक्त नहीं है, कौन सा उपयुक्त नहीं है, डी वाला वाद विवाद। ठीक है, इसके बाद 27 नंबर 27 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पर दे रहा है 2/3 y = 3/4। ठीक है, तो x - y⁻1 और x - 1 यानी x रिवर्स है, यानी इन्वर्स लिखा है, -y⁻1 ये इन्वर्स है। तो सबसे पहले हम x - y करें, x - y की जब वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और उसका इन्वर्स कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, -71/12। देखिए इसका सबसे पहले इसको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो यहाँ पर इसको निकाल लीजिएगा। दोनों के बीच का, तो दो संख्याओं को जोड़ के उसको आधा कर देना है, उसका बीच आ जाएगा। ये देखें -71/, ठीक है। सिमिलरली करके यहाँ पर देखें ये भी क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल है। इसको मैं आगे की वीडियो में इसी टाइप के क्वेश्चन है वो आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ यदि कह रहा है 0.001 + 1.01 + 1.001 - 1.03 क्रॉस 0.1 और प्लस यहाँ पर ये देखें वैल्यू दी है। इन सबको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू क्या करना है, सब x को इधर ही लेफ्ट साइड रखना, बाद में की सब राइट साइड भेज देना। तो यहाँ पर देखें ये एक्सप्लेनेशन इसका दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो है सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। x = 0.991, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ 29। इसमें ये लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। यदि 3 × 5x - 7 - 4 × 8x - 13 = 2 × 9x - 11 - 17 है, तो 7x - 5/11x - 9 का वैल्यू बताओ, मान बताओ। तो इसका निकालने के लिए देखिए सबसे पहले जो दिया गया है 3 × 5x - 7 - 4 8 × - 13 और 2 × 9 - 11 - 17, इसको सॉल्व कर देंगे। यानी x की वैल्यू आपको यहाँ से इक्वेशन से मिल जाएगी और इसमें जाके 7x - 5, तो 7x की जगह आपको जो x की वैल्यू जो 2 आएगी वो यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो इसका देखें आंसर इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया गया है, 9/13 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी और इसमें जाके 7x - 5/11x - 9 x की वैल्यू रख देंगे, इसको वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बहुत ही शॉर्टली आप करेंगे तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, सॉल्व करने अगर सेपरेटली हर स्टूडेंट अपने आप में अगर स्टार्ट कर दे इस सॉल्व करना है, तो मुझे लगता है कि आप 20 सेकेंड में ही इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर है ये लास्ट क्वेश्चन है इस मैथमेटिक्स का। तो यदि लिख रहा है √10 58 क्रॉस √648 अपॉन x = 18, तो x की वैल्यू बताओ।
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अंडर रूट 2 पे लगा हुआ है, तो दोनों को मिला के 1 पर लगा सकते हैं और x को इधर राइट साइड में भेज दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इसका दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर डी ऑप्शन देंगे, 46 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करके आप इसको, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2116 आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 46 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 46 आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो है इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतने ही 30 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस तैयारी करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स की या साइंस की या आप जो शिक्षण की विधियां वगैरह हैं ये सभी आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।